नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम एनटीए नेट हिंदी के पाठ्यक्रम में सम्मिलित इकाई 6 के अंतर्गत आने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है राग दरबारी। तो राग दरबारी उपन्यास का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे और इससे बनने वाले संपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उन सभी प्रश्नों को अब तक के सबसे आसान ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं राग दरबारी, और बात करें राग दरबारी उपन्यास की तो इसके लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल और इसका प्रकाशन वर्ष है 1968 ईस्वी में। तो कैसे याद किया जाए कि राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल 1968, तो इसका एक क्लू बना लीजिएगा और उस क्लू की सहायता से आप इसको याद करने का प्रयास करिएगा। निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। क्या बोले सर? श्रीलाल के दरबार में कितने? बोले सर 68 लोग हैं। ठीक है ना, बस दिमाग में रख लीजिएगा। श्रीलाल के दरबार में कितने? बोले सर 68 लोग। श्रीलाल फार श्रीलाल शुक्ल, दरबार फार राग दरबारी, 68 फार 1968 में इसका प्रकाशन हुआ है। बस यही क्लू आपके दिमाग में रखना है कि श्रीलाल के दरबार में कितने? बोले 68 दरबारी। ठीक है ना, तो श्रीलाल के दरबार में 68 लोग, 68 दरबारी 68 लोग। ठीक है, ऐसे दिमाग में रखिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। अब जो आपके पाठ्यक्रम यानी कि एनटीए नेट के पाठ्यक्रम में सम्मिलित उपन्यास है राग दरबारी, तो राग दरबारी उपन्यास जानने से पूर्व जो इसके रचनाकार हैं श्रीलाल शुक्ल जी, तो श्रीलाल शुक्ल जी के जीवन परिचय और इनके रचनाओं के बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि इस समय जो एनटीए नेट के परीक्षा का पैटर्न है उसमें जितने भी रचनाकार हैं, जिस भी विधा के वो हैं, तो रचनाकारों से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है, उनकी रचनाओं के क्रम से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसको देखते हुए सबसे पहले हम लोग श्रीलाल शुक्ल जी के जीवन परिचय को देखेंगे, इनकी रचनाओं को ट्रिक से याद करेंगे। उसके बाद जो राग दरबारी उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है उसे भी हम लोग देखेंगे। बात करें श्रीलाल शुक्ल जी के जीवन परिचय की, तो सबसे पहले जो इनका जन्म है, जन्म की बात की जाए तो श्रीलाल शुक्ल जी का जन्म 31 दिसंबर 1925 ईस्वी को हुआ था। मृत्यु की बात करें तो मृत्यु जो है 28 अक्टूबर 2011 को एक बीमारी जिसका नाम है पार्किंसन बीमारी के कारण 86 वर्ष की उम्र में यानी कि 2011 ईस्वी में इनकी जो है मृत्यु होती है। उस समय अस्पताल में रहते हैं और वहीं पर इनका देहांत होता है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। तो आपने देखा कि 31 दिसंबर 1925 में जन्मे और 28 अक्टूबर 2011 को इनका निधन होता है, इनकी मृत्यु होती है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। 25/11। ठीक है। जन्म स्थान की बात करें तो अतरौली जो कि लखनऊ में पड़ता है, और लखनऊ को आप जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है। ठीक है ना, तो लखनऊ के अतरौली नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक किया था। और बात करें श्रीलाल शुक्ल जी की, तो श्रीलाल शुक्ल जी जो है वर्ष 1945 ईस्वी में राज्य सिविल सर्विस में भी नियुक्त हुए थे, तो जिसे आप कहते हैं पीसीएस, है ना। तो पीसीएस की सर्विस में भी 1945 ईस्वी में इनको जो है नियुक्ति मिली थी। ठीक है ना, इसे ध्यान में रखिएगा। यानी कि आज़ादी से 2 साल पहले इनका चयन पीसीएस में हुआ। सन 1973 ईस्वी में आप आईएएस में पदोन्नति हो गई, आप कह सकते हैं कि प्रमोशन मिल गया था। ठीक है ना, 1900 किसमें? बोले सर 73 ईस्वी में इनको प्रमोशन मिल गया। अब इस प्रकार से प्रमोशन मिला और 10 साल बाद यानी कि 1983 में, 73 में प्रमोशन मिला और 83 में क्या होता है, ये सेवा से मुक्त होते हैं, यानी कि रिटायर होते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 10 साल की जो सर्विस है, इन्होंने आईएएस की सर्विस भी की है, इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। प्रसिद्धि क्यों मिली है? तो प्रसिद्धि का मुख्य कारण है कि व्यंग्य लेखन। ठीक है ना, तो व्यंग्य लेखन के लिए बड़े प्रसिद्ध थे, विख्यात थे, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। और पहला प्रकाशित उपन्यास सूनी घाटी का सूरज 1957 में इन्होंने लिखा है। और दूसरा प्रकाशित व्यंग्य की बात करें, यानी कि पहला प्रकाशित व्यंग्य अंगद का पाँव। ध्यान में रखिएगा, परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे सूनी घाटी का सूरज हो और चाहे अंगद का पाँव हो। तो अंगद के पाँव की बात करें तो ये पहला व्यंग्य है, 1958 ईस्वी में लिखा गया
और पहला प्रकाशित उपन्यास है सूनी घाटी का सूरज 1957 में। ठीक है ना, इसे दिमाग में रखिएगा। ठीक है ना। अब घाटी में जब पहला क्या होगा, सूनी घाटी में जब पहला सूरज उगेगा तो बिल्कुल क्या करता है, 57 मिनट तक लाल लाल लहरता है, लाल 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 फार श्री लाल शुक्ल का। ठीक है ना। कह रहे हैं कि जब पहला सूरज यानी सूनी घाटी में जब पहला सूरज उगेगा, सूनी घाटी में पहला सूरज उगेगा तो 57 मिनट लाल रहेगा। 57 फार 1957 में लिखा गया है और लाल फाल श्री लाल शुक्ल जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना। अंगद का पाँव होता लाल। ठीक है ना। तो अंगद का पाँव लाल लाल होता, लाल फाल श्री लाल शुक्ल द्वारा लिखा गया है। और कब, 1958 में। ऐसे दिमाग पे रख लीजिएगा तो आसानी से आपके दिमाग में ये सब बातें बैठ जाएंगी। बात करें तो इनके जीवन परिचय से संबंधित ढेर सारी करने के लिए बातें हैं, लेकिन मुख्य बातें जो हैं उसे आप ध्यान में रख लीजिएगा। श्री लाल शुक्ल जी की बात करें तो हिंदी, संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी इन चारों भाषाओं के विद्वान थे, इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा। और ये संगीत के रसिक मर्मज्ञ भी हैं, चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो या सुगम संगीत हो, दोनों को ही बहुत अच्छी तरह से इनका ज्ञान था, दोनों की ही अच्छी जानकारी रखते थे। पिताजी का नाम आप देखेंगे तो एक जगह आपको मिलेगा, ब्रज किशोर इनके पिता थे। ठीक है ना। अब आगे शुक्ल जी की अगर बात की जाए व्यक्तित्व की तो सबसे बड़ी विशेषता है कि इन्होंने जो संघर्ष और गरीबी का दंश सहा है उसे अपनी जो साहित्यिक रचनाएं हैं उन सभी रचनाओं से दूर रखा है। ये सब चीज़ें आप ध्यान में रख लीजिएगा कि IAS और PCS जैसी सर्विस भी कर चुके हैं। ठीक है ना। और आगे अगर बात करें श्री लाल शुक्ल जी की तो इनके महत्व को आप इसी से समझ सकते हैं कि इन्हें ढेर सारा पुरस्कार और सम्मान मिला है। ठीक है ना। जिन्हें बात करें 1970 ईस्वी में तो राग दरबारी के लिए साहित्य अकादमी मिला है। ठीक है ना। कितने श्री लाल के कितने बोले सर 68 दरबारी थे। ठीक है ना। और कितना बोले सर 70 अकादमी पुरस्कार मिला। तो दिमाग में रख लीजिएगा श्री लाल के 68 दरबारी और श्री लाल के 68 दरबारियों को कितना बोले सर 70 साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अब 70 साहित्य अकादमी का मतलब है कि राग दरबारी जो कि इनका उपन्यास है उस पर 1970 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है। दूसरा है 1978 ईस्वी में क्या हुआ कि मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य परिषद द्वारा भी इनको पुरस्कृत किया गया। 70 में साहित्य मिला, 78 में मध्य प्रदेश साहित्य हिंदी परिषद द्वारा भी पुरस्कृत किया गया। ठीक है। वर्ष 1988 ईस्वी में हिंदी संस्थान एवं हिंदी भूषण पुरस्कार से नवाजा गया। 1991 ईस्वी में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का जो गोयल साहित्यिक पुरस्कार होता है उससे भी इन्हें सम्मानित किया गया। 1994 ईस्वी में हिंदी जो संस्थान का लोहिया सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और सन 1996 ईस्वी में मध्य प्रदेश सरकार का शरद जोशी सम्मान भी दिया गया था। 1997 ईस्वी में मध्य प्रदेश सरकार ने मैथिली शरण गुप्त सम्मान से भी इन्हें नवाजा। 1999 में बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान भी इन्हें मिला है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और 2005 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यश भारती पुरस्कार भी श्री लाल शुक्ल जी को मिल चुका है। तथा 2008 में बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब इस प्रकार से अगर देखा जाए तो श्री लाल शुक्ल जी के 80 वर्ष पूरे होने पर दिसंबर 2008 में नई दिल्ली में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें श्री लाल शुक्ल जीवन ही जीवन का विमोचन किया गया था। और अभी आपने देखा है कि 86 वर्ष की उम्र में है ना 28 अक्टूबर 2011 को इनका बीमारी के चलते निधन हुआ था। तो ये सब चीज़ें आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। एक बार तो आपके दिमाग में नहीं बैठेंगे, लेकिन 2-3 बार अगर देखोगे तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। तो आप इनके पुरस्कार सम्मान को देख करके ही आप जान सकते हैं कि कितने महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है इन दिनों अगर देखा जाए तो जहाँ से श्री लाल शुक्ल से कोई प्रश्न ना पूछा गया हो। तो इसे ध्यान में रखते हुए बिल्कुल इनको गहराई से देखें, है ना, और गंभीरता से श्री लाल शुक्ल जी को पढ़ें। ठीक है। चलिए बात करते हैं रचनाक्रम की। तो रचनाक्रम में सबसे पहले आप उपन्यास देखें। पहला उपन्यास जिसे अभी आपने देखा है कि पहला उपन्यास भी इनका माना जाता है कि सूनी घाटी का सूरज। सूनी घाटी में सूरज कब तक बोले 57 मिनट तक रहता है, लाल लाल रहता है। लाल फार श्री लाल शुक्ल जी द्वारा लिखा गया। ठीक है। अज्ञातवास। ठीक है ना। अब किसी व्यक्ति को अज्ञातवास हो जाएगा तो कितना बोले सर, अज्ञातवास तो 62 वर्ष की उम्र में व्यक्ति लेता है।
है ना। तो 62 वर्ष में कौन, अज्ञातवास ले लें, कंवल ले ले, लाल ले ले, श्रीलाल, श्रीलाल है ना। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि 62 वर्ष में अज्ञातवास हो गया, किसका, बोले श्रीलाल का, है ना। कोई व्यक्ति है जिसके लाल हैं, उन लाल का जो अज्ञातवास हो गया वो 62 वर्ष की उम्र में हुआ, ठीक है ना। अभी आपने पढ़ा था कि श्रीलाल के दरबार में कितने, बोले सर 68 दरबारी हैं। तो 68 फार 1968 में राग दरबारी लिखा गया। आदमी का जहर, भैया आदमी के जहर है ना लाल लाल होते हैं और 57 जहर होते हैं। तो आदमी का जहर कितना है भैया, बोले आदमी का जहर तो 57 है और लाल होता है। लाल फार श्रीलाल शुक्ल द्वारा, ठीक है ना। सीमाएं टूटती हैं, है ना। अगर सीमाएं टूटती हैं तो बिल्कुल एकदम 73 टूटती हैं, है ना। तो दिमाग में से रख लीजिएगा कि जब सीमाएं टूटती हैं ना तो बिल्कुल एकदम लाल लाल दिखता है, यानी कि लाल का मतलब होता है क्रांति होती है, लाल लाल होता है और व्यक्ति 73 गिर जाता है। 73 की बात करें तो 1973 में सीमाएं टूटती हैं। मकान, भैया मकान की बात करें तो 6-7 मकान, है ना। कोई भी लाल व्यक्ति होगा 6-7 मकान पर जाएगा तो उसे कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। 6-7 पर 76, ठीक है। मकान 6-7, ठीक है। चलिए पहला पड़ाव 87, है ना, इन्हीं की 1987 में पहला पड़ाव 87 में, ठीक है ना। तो पहला पड़ाव कहाँ पे रखे हैं, बोले सर पहला पड़ाव तो 87 किलोमीटर चलने के बाद पहला पड़ाव लिएगा, किसने लिया, श्रीलाल ने ले लिया, ठीक है ना। और विश्रामपुर का संत, विश्रामपुर के संत के यहाँ पहला पड़ाव 87, है ना। और विश्रामपुर का संत जो है 98 साल के हैं। अरे भैया कितने, बोले विश्रामपुर का जो संत है वो कितने, 98 साल के हैं। 98 फार 1998 साल के हैं और लाल लाल तिलक लगाते हैं, यानी कि श्रीलाल शुक्ल जी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। बब्बर सिंह और उसके साथी की बात करें तो नए देखो, कोई बब्बर सिंह है उसके नए साथी हैं, नए माने 99, ठीक है ना। एक नए साथियों के साथ आता है, तो दिमाग में रख लीजिएगा। और राग बिराग तो भैया है ना 2-1 लोग तो करते ही हैं, राग बिराग 2-1 लोग, 2 माने 2001 में लिखा गया श्रीलाल शुक्ल द्वारा उपन्यास है, ठीक है। कैसे दिमाग में बैठाएंगे एक बार और देख लीजिएगा। सोनी घाटी में सूरज, बोले सर 57 मिनट के लिए लाल लाल रहता है। अज्ञातवास, बोले अज्ञातवास तो 62 वर्ष की उम्र में लाल को अज्ञातवास हो गया। दरबारी में, श्रीलाल के दरबार में बोले 68 दरबारी हैं, ठीक है ना। आदमी में, बोले भैया आदमी में, आदमी का जो जहर होता है आदमी में 57 जहर और लाल लाल होते हैं। सीमाएं टूटती हैं तो बिल्कुल 73 गिरता है व्यक्ति और लाल लाल हो जाता है। मकान की बात करें तो 6-7 मकान पे आप जाएंगे तो कुछ तो मिल ही जाएगा, 7-6, 76, ठीक है ना। या दिमाग में रख लीजिएगा 76 मकान, ठीक है। पहला पड़ाव 87 किलोमीटर चलने के बाद होता है। विश्रामपुर का संत 98 साल का हो गया है। बब्बर सिंह और उसके साथी बिल्कुल नए हैं, 9 1 3 बार, है ना। तो दिमाग में रखिएगा। और राग बिराग 2001 में श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखे गए सभी उपन्यास हैं। और इन सभी उपन्यास को बिल्कुल आप रट लीजिएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से तो आपकी परीक्षा में प्रश्न तो प्रत्यक्ष रूप से पूछ लिया जाता है कि इस उपन्यास के लेखक कौन है। दूसरा इनके क्रम मिलाने के लिए पूछ लिया जाता है। तो जितनी भी परीक्षा हैं, चाहे टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो, चाहे एनटीए नेट की परीक्षा हो, जो रचनाएं हैं ये सभी के दृष्टिकोण से अपना विशेष महत्व रखती हैं, ठीक है ना। तो इसका आप क्लू बनाइए ट्रिक का। देखिए सोनी घाटी में अज्ञात, है ना, सोनी घाटी में अज्ञात राग दरबारी आदमी, तो दिमाग में रख लीजिएगा कि सोनी घाटी में अज्ञात जो दरबार के आदमी आ गए, जिससे क्या हो गया, सीमाएं टूट गई, मकान गिर गया और पहला पड़ाव जो है विश्रामपुर के संत के यहाँ लेना पड़ा, जिससे जो बब्बर सिंह का राग सुनाई ना पड़े, बब्बर सिंह का राग सुनाई ना पड़े। तो बब्बर सिंह और राग बिराग इसे दिमाग में रख लीजिएगा। तो इनको आप क्लू में कैसे शामिल करेंगे, तो बस यही दिमाग में रख लीजिएगा कि सोनी घाटी पर अज्ञात राग दरबारी आदमी जब आ गए तो सीमाएं टूट गई, मकान ढह गया और पहला पड़ाव विश्रामपुर के संत के यहाँ लिया गया। क्यों, क्योंकि वहाँ पर बब्बर सिंह का राग सुनाई ना पड़े, ठीक है ना। तो ऐसे मोटा मोटा क्लू बनाइएगा, 2-3 बार देखिएगा, निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आप देख पा रहे हैं कि श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखे गए जो व्यंग्य हैं, यानी कि व्यंग्य निबंध है। पहला निबंध अभी आपने देखा था कि अंगद का पाँव लाल लाल होता है, और कब लिखा गया, 1958 में, ठीक है। ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, अंगद का पाँव होता लाल, अंगद का पाँव होता लाल, लाल फार, ठीक है ना, श्रीलाल शुक्ल का, ठीक है। चलिए आगे देख रहे हैं कि एक दूसरा आपको व्यंग्य निबंध दिखाई दे रहा है कि यहाँ से वहाँ 1970 में, ठीक है ना,
देखिए कोई व्यक्ति है जो यहाँ से वहाँ सटर सटर कर रहा है, सटर सटर माने 1970, ठीक है ना। अब श्रीलाल शुक्ल क्या कर रहे हैं, अंगद का पाँव देखते हैं लाल है, और लाल पाँव कहाँ से, यहाँ से वहाँ तक बिल्कुल सटर सटर कर रहा है, ठीक है ना। मेरे श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं कितने, बोले 79। अब क्या होता है, जब अंगद का पाँव देखते हैं कि यहाँ से वहाँ तक दिखाई दे रहा है, तो मेरे श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं माने मेरे कुछ श्रेष्ठ लोग, या ऐसे कितने लोग, बोले 79 लोग क्या करते हैं। उमराव नगर में कुछ दिन 86, दिमाग में रखिएगा 1986 में लिखा गया है। तो उमराव नगर में कुछ दिन, ठीक है ना, 1986 में लिखा गया। कुछ ज़मीन पर कुछ हवा में 90, 1990 में लिखा गया। आओ बैठ ले कुछ देर, 1995 में लिखा गया। अगली शताब्दी के शहर में 1996 में लिखा गया। और आगे है जहालत के 50 साल 2003 में लिखा गया। और खबरों की जुगाली की बात करें तो 2005 में श्रीलाल शुक्ल जी द्वारा लिखा गया जो है व्यंग्य निबंध है। कैसे दिमाग में रखें, तो दिमाग में रखिएगा कि अंगद का पाँव हर व्यक्ति जानता है कि लाल होता है, ठीक है ना। तो अंगद का पाँव लाल, लाल फार श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया है। अब वो कहाँ से है, चूँकि बड़ा पैर है उनका, तो यहाँ से लेकर के वहाँ तक फैला हुआ है। फिर कुछ श्रेष्ठ लोग क्या करते हैं, उसको उठाने के लिए आप इस कथानक को पूरा जोड़ लीजिएगा। अंगद और जो रावण की सभा में पैर उठाने वाला चर्चा है। तो अंगद का पाँव था, यहाँ से वहाँ तक फैला था। तो रावण ने क्या किया, मेरे कुछ श्रेष्ठ, तो रावण ने क्या किया, कुछ श्रेष्ठ है ना, मेरी कुछ श्रेष्ठ व्यंग रचनाओं, तो रावण ने कुछ श्रेष्ठ लोगों को भेजा। ऐसे लोग कितने, 79 लोग रहे होंगे उस रावनगर, है ना, उस कार्य के लिए, पैर उठाने के लिए। अब क्या हुआ, कुछ ज़मीन पर कुछ हवा में, पैर तो उठा लेकिन कुछ ज़मीन पर कुछ हवा में है, ठीक है ना। अब कहते हैं कि आओ बैठ लो कुछ देर, आओ बैठ लो कुछ देर, और अगली शताब्दी अगले लोगों को भेजो, अगली शताब्दी माने अगले लोगों को भेजो। अब जहालत के 50 है ना, 50 तरीके से लोग जहालत करने लगे, है ना, प्रयास करने लगे, अंत में नहीं हो जाता है। तो इसकी जो खबर है वो खबरों की जुगाली बहुत दूर तक पहुंच जाती है। क्या, कि रावण की सभा में कोई बानर आया। अब बंदर कौन है, अंगद है। अंगद का पाँव है, कैसा है, यहाँ से वहाँ तक फैला दिया है। रावण के श्रेष्ठ लोग उसको उठाने का प्रयास करते हैं। कुछ ज़मीन में कुछ हवा पे पड़ा हुआ है, उसको नहीं उठा पाते हैं, और फिर कहते आओ कुछ देर बैठ लो, अगली शताब्दी में फिर देखा जाएगा। इस प्रकार से जो जहालत की खबर है वो पूरे दूर तक फैल जाती है, लोगों में चर्चा का विषय बन जाता है। तो ये से दिमाग में मोटा मोटा क्लू रख लीजिएगा, आपको याद करने में बहुत सहायता मिलेगी, ठीक है। चलिए एक बार फिर देखिए, क्या अंगद के पाँव लाल होते हैं, बिल्कुल, है ना, 1958 में। दूसरा, यहाँ से वहाँ तक कितने, बोले 70 सटर सटर करते हैं। मेरी श्रेष्ठ व्यंगाएँ, बोले 79 होंगी। उमराव में कुछ दिन 86, कितने दिन, बोले उमराव में कुछ दिन 86 दिन रहेंगे। कुछ ज़मीन पर कुछ हवा में, बोले 90, है ना। कुछ देर बैठे हैं यहाँ पर, 95 लोग। अगली शताब्दी में कितने लोग, बोले अगली शताब्दी में 96 लोग हो जाएंगे। जहालत के 50 साल 2003 में। और खबरों की जुगाली की बात करें तो 2005 में इनके द्वारा लिखी गई व्यंग्य निबंध है, ठीक है। चलिए आगे आप देखें तो श्रीलाल शुक्ल द्वारा जो कहानी संग्रह लिखे गए हैं उसे भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिनमें एक घर नहीं है 1979 में। सुरक्षा तथा अन्य कहानियों की बात करें तो 1991 में। इस उम्र में की बात करें तो 2003 में। और 10 प्रतिनिधि कहानियाँ 2003 में। इसे दिमाग में रख लीजिएगा, कहानी, ठीक है ना। आप कहानी कैसे दिमाग में रखें, तो देखिए भाई, ये घर नहीं है ना, सुरक्षा है। इस उम्र में 10 प्रतिनिधि हैं, ठीक है ना। तो दिमाग में रख लीजिएगा, ये घर ही नहीं है ना, यहाँ सुरक्षा है। इस उम्र में 10 प्रतिनिधि यहाँ रहते हैं। तो एक तो क्लू बना लीजिएगा कि श्रीलाल शुक्ल कह रहे हैं ये घर नहीं है, यहाँ सुरक्षा है, और इस उम्र में 10 प्रतिनिधि यहाँ पर रहते हैं। तो बस पहला क्लू आपका निकला कि ये घर नहीं है ना, 1979 में लिखा श्रीलाल शुक्ल ने। दूसरा है सुरक्षा तथा अन्य कहानियाँ की बात करें तो 1991 में। सुरक्षा तथा अन्य कहानी 91 में। इस उम्र में 2-3 है ना, 2003 कहानी लिख सकते हैं। और 10 प्रतिशत कहानियों की बात करें तो 2003 में। ये भी श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखी गई कहानी संग्रह है, ठीक है। साक्षात्कार साहित्य की बात करें तो श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया एकमात्र साक्षात्कार साहित्य है मेरे साक्षात्कार, जिसे इन्होंने वर्ष 2002 में लिखा है, ठीक है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। और बात करें संस्मरण की
तो इनके द्वारा लिखा गया है कुछ साहित्य चर्चा भी, जो कि 2008 में श्रीलाल शुक्ल जी द्वारा लिखा गया संस्मरण है। संपादन की बात करें तो संपादन कार्य भी इन्होंने किया है, जिनमें आप अगर देखें तो हिंदी हास्य व्यंग्य संकलन 2009 का इन्होंने संपादन कार्य किया है। ठीक है। आलोचना साहित्य की बात करें तो इन्होंने आलोचना भी खूब सारी की है, जिनमें भगवती चरण वर्मा 1989 इनके द्वारा लिखा गया एक आलोचना ग्रंथ है। दूसरा है अमृतलाल नागर 1994 इनके द्वारा लिखा गया आलोचना ग्रंथ है। और आगे के कुछ रंग और कुछ राग इनके द्वारा लिखा गया ये आलोचना ग्रंथ है। तो आलोचना ग्रंथ को आप दिमाग में रख लीजिएगा कि है ना, BAA है ना, B फॉर भगवती चरण, A फॉर अमृतलाल, A फॉर अगे। ठीक है ना। तो भगवती और अमृत, ठीक है ना, भगवती में क्या है, बोले अमृत अगेय है। भगवती में क्या है, अमृत अगेय है। ठीक है ना। तो अमृत अगेय है, इस पर इन्होंने आलोचना ग्रंथ लिखा है। क्या लिखा है कि जो भगवती हैं इनमें अमृत अगेय है। तो भगवती में अमृत अगेय है, इस पर श्रीलाल शुक्ल जी ने आलोचना की है। ठीक है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा, यानी कि ये सब इनकी आलोचना ग्रंथ हैं। अब आगे बात करें जो आपके उपन्यास, जो उपन्यास आपके पाठ्यक्रम NTA नेट में लगा हुआ है, राग दरबारी। तो राग दरबारी से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जहाँ से प्रत्यक्ष रूप से आपके परीक्षा में प्रश्न देखने को मिल जाता है, तो उसे हम लोग देखेंगे। पहला तो राग दरबारी उपन्यास के लेखक बोले श्रीलाल शुक्ल हैं। कब लिखा गया, 1968 में। तो दिमाग में रखिएगा कि श्रीलाल के दरबार में कितने, बोले 68 दरबारी, 68। श्रीलाल के कितने, बोले सर 68 दरबारी। 68 फार 1968 में लिखा गया, और दरबारी फार राग दरबारी उपन्यास है। ठीक है ना। अब राग दरबारी की बात करें तो कल का यथार्थ था। शायद तब लोगों को उसमें कल्पना की अधिकता लगी हो, लेकिन आज के भ्रष्ट समाज और सत्ता का आईना कहना अनुचित नहीं होगा। शायद इसीलिए 2018 में राग दरबारी के 50 वर्ष पूरे होने के बाद भी आज ये उपन्यास लाखों की पसंद है। कह रहे हैं कि देखिए, बात अगर किया जाए तो 50 वर्ष चूँकि पूर्व हो चुका है इस उपन्यास को, फिर भी लोग इसको पसंद कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि भ्रष्ट समाज और सत्ता का आईना है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। दूसरी बात है कि जो राग दरबारी उपन्यास है, यह व्यंग्य की उच्च कोटि का उपन्यास है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है ना। इसमें लेखक ने जो स्वतंत्रता के बाद भारत के ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता का बड़ा ही सटीक वर्णन किया है ना। स्वतंत्रता के बाद भारत के ग्रामीण जीवन की जो मूल्यहीनता है, उसका बहुत सटीक वर्णन श्रीलाल शुक्ल जी ने इसमें किया है। अब राग दरबारी की बात करें तो अंग्रेजी सहित कुल लगभग 16 भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है, 16 लैंग्वेज। ठीक है ना, विथ इंग्लिश। तो क्या हो गया कि इसका जो ट्रांसलेशन है, इसका जो अनुवाद है, वो अंग्रेजी सहित 16 भाषाओं में हो चुका है। ठीक है ना। इस पर एक दूरदर्शन धारावाहिक का भी निर्माण हो चुका है, इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। और इस उपन्यास की बात करें तो इसमें अवधी भाषा का जो रूप भी देखने को मिलता है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। और इस उपन्यास की बात करें तो आदर्शवाद और यथार्थवाद की जो खींचतान को दिखाया गया है ना। तो राग दरबारी उपन्यास श्रीलाल शुक्ल जी का 1968 में, इसमें क्या है, इसमें आदर्शवाद और यथार्थवाद का जो खींचतान है, उस खींचातान को भी इसमें दिखाया गया है। ठीक है। कहानी का जो मुख्य बिंदु है यही है कि जब आदर्श और यथार्थ टकराते हैं तो पहले हार मानने वाला आदर्श ही होता है। इसे ध्यान में रख लीजिएगा कि जब यथार्थ और आदर्श और यथार्थ आपस में टकराएंगे तो हर आदर्शवाद ही मानता है। इसे ध्यान में रख लीजिएगा। आगे बता रहे हैं कि जब इस उपन्यास को पढ़ते हैं तो लगता है कि इसके पात्र हमारे इर्द गिर्द के हैं, ऐसा मिलेगा। और 50 साल पहले जिस श्रीलाल शुक्ल ने आज का भविष्य तय किया था, वास्तव में यह सच हुआ। कह रहे हैं कि 50 ईयर्स एगो जो उपन्यास लिखा गया, वो आज का बिल्कुल भविष्य जो था वो तय कर रहा, वास्तव में वही हम लोग देख रहे हैं। आगे कुछ बात की जाए कि उपन्यास में क्या है, तो इस उपन्यास यानी कि राग दरबारी उपन्यास 1964 में श्रीलाल शुक्ल जी द्वारा जो लिखा गया है, ये पूर्वांचल के एक कस्बा नुमा गाँव है जिसका नाम है शिवपालगंज। तो शिवपालगंज की कहानी आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो पहली चीज़ तो इसे ध्यान में रखिएगा, कहाँ की कहानी है, शिवपालगंज की। राग दरबारी शिवपालगंज, कहाँ का, श्रीलाल शुक्ल जो है
शिवपालगंज के राग दरबारी हैं, जिसमें 68 दरबारी रहते हैं। 68 फॉर 1968 में। ठीक है। कथा का प्रारंभ बैद्यनाथ का एक भांजा है, भांजा जानते हैं ना, बहन का लड़का, तो भांजा जिसका नाम रंगनाथ है, तो रंगनाथ के शिवपालगंज आने से होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। और जो उपन्यास का समापन भी जब रंगनाथ शिवपालगंज से वापस होता है, तो उपन्यास का समापन या उपन्यास का अंत भी उसके जाने से होता है। ठीक है, इसे ध्यान में रखना है। रंगनाथ की बात करें तो रंगनाथ है 5-6 महीने के लिए शिवपालगंज आता है। वह एमए इतिहास विषय से पास करके जो है इतिहास विषय से पीएचडी कर रहा है, जिसे आप कहते हैं कि शोध कार्य कर रहा है, और अपने मामा के यहाँ स्वास्थ्य लाभ के लिए घूमने टहलने के लिए 5-6 महीने के लिए आता है। लेकिन वह शिवपालगंज की राजनीति यानी कि राजनीति को देख करके त्रस्त हो जाता है ना। वह गांव की बिगड़ी व्यवस्था को सुधारने की कोशिश भी करता है, किंतु असफल हो जाता है। ऐसा इस उपन्यास में दिखाया गया है। उसके खुद के मामा जो कि बैद्यनाथ हैं, वहाँ का एक इंटर कॉलेज है जिसका नाम है छंगामल इंटर कॉलेज, तो छंगामल इंटर कॉलेज के प्रबंधक हैं, है ना, इसके मामा। और गांव की जो राजनीति है, उस राजनीति के मास्टर माइंड भी हैं, जो सिर्फ सुधार का नारा लगाते हैं, किंतु असल में कुछ सुधार करना ही नहीं चाहते हैं। ऐसी बातें आपको उपन्यास में दिखाई देंगी। ऐसा ही जो बैजनाथ का छोटा बेटा है, इसका नाम उरुप्पन है, जो कि 10वीं पास नहीं कर पाया है और कई बार फेल हो गया है। कॉलेज में सीना चौड़ा करके घूमता है, गुंडागिर्दी और राजनीति में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है। इसे ध्यान में रख लीजिएगा कि बैजनाथ का छोटा लड़का उरुप्पन। उरुप्पन देखिए, कहते नहीं है कि छोटन रुप्पन छोटन छोटन, है ना, तो छोटन ना करके बल्कि छोटे को छोटन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर छोटा का नाम उरुप्पन है। उरुप्पन ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। आगे रंगनाथ को वहाँ की जो व्यवस्था है वो पसंद नहीं आती है, किंतु वह उसे बदल भी नहीं पाता है। वह इस सबसे भाग जाना चाहता है, किंतु फिर किसी के कहने पर उसे एहसास होता है कि यह स्थिति तो सब जगह होगी, कहीं बड़ी तो कहीं छोटे रूप में, और यही यथार्थवाद है। तो रंगनाथ का जो आदर्शवाद इस यथार्थवाद के सामने हार मान लेता है। यही इस उपन्यास में दिखाया गया है। तो ऐसी घटनाएं आपको इस उपन्यास में देखने को मिलेगी। अब रचना जानने के बाद और उपन्यास के जो महत्वपूर्ण पहलू को जानने के बाद, अब जो राग दरबारी उपन्यास श्रीलाल शुक्ल जी द्वारा वर्ष 1968 में लिखा गया है, तो उसके प्रमुख पात्रों का परिचय भी हम लोग प्राप्त करेंगे। अब बात करें उपन्यास के प्रमुख पात्र की, तो पहला पात्र आप देख पा रहे हैं वैद्य जी। वैद्य जी की बात करें तो गांव की जो सभी राजनीतिक गतिविधियां होती हैं या जो सभी राजनीति है, उसका मास्टर माइंड है कौन? वैद्य जी। ठीक है ना। यानी कि जितनी भी राजनीति गांव में हो रही है, सब में इनका हाथ रहता है। एक व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं, दोहरे चरित्र का व्यक्ति हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, करते कुछ हैं और दिखते कुछ हैं। एक स्वार्थी व्यक्ति हैं, रिश्वतखोर जैसे गुणों से परिपूर्ण हैं, जो कि भारतीय राजनीति का प्रतीक हैं। ठीक है ना। अब इनके बारे में यह कहना उचित है कि यह कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक आप कह सकते हैं कि संस्था है। गांव के उच्च कुल के ब्राह्मण हैं तथा इनका बहुत मान और जान होता है। ठीक है ना। एक सम्मानित वैद्य भी हैं, इसे भी ध्यान में रखिएगा। खान पान में शुद्ध शाकाहारी हैं और पोशाक में खादी, धोती, कुर्ता, टोपी आदि पहनते हैं। वैद्य जी अंग्रेजी हुकूमत के लिए जापान से लड़ने वाली जो सेना तैयार की जाती है, जो सेना में भर्ती की जाती है, तो उसमें भारतीयों के भर्ती कराने का भी कार्य करते हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि एजेंट का काम करते हैं। वैद्य के रूप में बात करें तो चूँकि वैद्य जी हैं, तो वैद्य के रूप में बताते हैं कि उनके बारे में कहा जा रहा है कि गुप्त रोग के लिए उनके पास अचूक दवा थी, यानी कैसा भी गुप्त रोग हो उसे जरूर ठीक कर देते थे। और जीवन से जो निराश युवक हैं, उनके लिए एक आशा की किरण थे। सभी संस्थाओं का चुनाव वैद्य जी की मुट्ठी में था। समाज में भ्रष्टाचार का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जहां इनकी पहुंच नहीं थी।
तो आप कह सकते हैं कि जितने भी भ्रष्टाचार थे वहाँ तक इनकी पहुँच थी। छात्र नेताओं का प्रतिनिधि की बात करें तो इनका छोटा बेटा जिसका नाम था रुपन छात्र नेता का प्रतिनिधित्व करता है। बाहरी गुंडों से सुरक्षा का काम इनका बड़ा बेटा बा से बड़ा बा से बद्री बद्री बड़ा बेटा, ठीक है ना, काम करता है। और जहाँ पर बुद्धिजीवियों के प्रतिनिधित्व की बात करें तो इनका जो भांजा, जो कि इस उपन्यास में आप कह सकते हैं कि नायक के रूप में है, रंगनाथ, ठीक है ना। तो बुद्धिजीवियों का जो प्रतिनिधित्व है वो इनका भांजा रंगनाथ करता है। पुलिस और थानेदार सभी इनके इशारे पर चलने के लिए मजबूर थे। प्राय बद्री पहलवान एवं वैद्य जी के बीच में कभी कभी झड़प हो जाता था, ठीक है ना। तो बा से बद्री बा से वैद्य दोनों में झड़प होती थी। अब चूंकि बद्री बड़ा इनका लड़का है और ये उसके पापा हैं, पिताजी हैं, तो दोनों में कभी कभी किसी बात को लेकर के झड़प हो जाता था। तो रुपन जो कि इनका छोटा बेटा है, अभी आपने देखा है, वो बीच में मध्यस्थता करता था, मीडिएटिंग का काम करता था, ठीक है ना। तो वैद्य जी रुपन से भी कहते थे कि तुम्हारे आचरण की भी मैं खबर रखता हूँ या तुम्हारे आचरण की खबर मुझे है। तो रुपन का छोटा लड़का, वह भी जवाब देता था कि मुझे भी आपके आचरण का पता है। तुम्हारे बाबा अयोध्या प्रसाद रघुवंश की महतारी से फंसे थे। तो इस तरह के संवाद आपको इस उपन्यास में दिखाई देंगे कि जब वैद्य जी रुपन को बुला करके ऐसा कहते हैं तो रुपन भी जवाब देता है कि मुझे आपके आचरण का पता है, तुम्हारे बाबा अयोध्या प्रसाद रघुवंश की महतारी से फंसे हुए थे। तो इस तरह से आप ऐसे जो संवाद हैं, ऐसे पात्र हैं, उसे आप देखेंगे। अगला पात्र रंगनाथ, जो कि इतिहास में एमए करने के बाद पीएचडी, जिसे हम लोग शोध कहते हैं, तो शोध कार्य कर रहा है, ठीक है ना। तो बात करें रंगनाथ की, एमए इतिहास से एमए किया हुआ है, पीएचडी कार्य कर रहा है। और रंगनाथ इस उपन्यास का मुख्य पात्र है, जो कि स्वास्थ्य लाभ के लिए अपने मामा वैद्यनाथ जी के यहाँ शिवपालगंज में आता है। लेकिन गांव में व्याप्त भ्रष्टाचार को देखते हुए वह कुछ भी नहीं कर सकता है और समाज का एक नपुंसक विद्रोही नेता सा प्रतीत होता है तथा बुद्धिजीवियों के रुग्ण प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत होता है। इसे भी आप देखेंगे। और अगर बात किया जाए तो इस उपन्यास का जो आरंभ होता है वो रंगनाथ के प्रवेश से होता है। ये उपन्यास का अंत भी रंगनाथ के पलायन से होता है। तो इसलिए अगर बात की जाए तो रंगनाथ जो है सर्वत्र पूज्य और सम्मानित पात्र है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। अगला पात्र है, यानी कि तीसरे पात्र के रूप में आप देख पा रहे हैं रुपन छुटपन, है ना। इसे नहीं कहते हैं छुटकन छुटकन ननकन, रुपन। तो रुपन कौन है? तो रुपन वैद्य जी का छोटा बेटा है, जो आज की क्रांतिकारी युवा पीढ़ी का प्रतीक है। परीक्षा में नारुच होने के कारण पिछले 3 वर्ष से कक्षा 10 की परीक्षा में फेल हो रहा है। आप कह सकते हैं कि 3 बार से कक्षा 10 में फेल हो रहा है। अब पढ़ाई लिखाई को छोड़कर सारा काम करता है। कॉलेज के प्रिंसिपल से लेकर के जो थाने का थानेदार है वो भी इसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, ठीक है ना। अब एक बार रुपन जो प्रिंसिपल के प्रति आप कह सकते हैं या विरुद्ध खन्ना मास्टर के प्रति सहानुभूति भी रखता है। जब वैद्य जी बिना जांच के खन्ना को त्यागपत्र देने के लिए विवश कर देते हैं तो रुपन जो है रोष प्रकट करता है, फिर भी उन्हें त्यागपत्र देना पड़ता है। रंगनाथ की भी कोशिश बेकार जाती है तो उसके मन में पलायन का जो संगीत गूंजने लगता है कि यहाँ रहना ठीक नहीं है। तो वही उसने कहा कि रहना नहीं देश बेगाना है। ऐसी बातें जो है आप देखेंगे कि रंगनाथ ने कही। तो रुपन जी को आपने देख लिया कि वैद्य जी का छोटा लड़का है, ठीक है ना, 10वीं में पढ़ रहा है। कहाँ? वहीं छंगामल इंटर कॉलेज में, ठीक है ना। 3 बार 10 में फेल है, तो ऐसे देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला पात्र की बात करें तो बद्री पहलवान, बा से बद्री बा से बड़ा, ठीक है ना। बड़ा लड़का है वैद्य जी का, पहलवानी इनका शौक है और छोटे पहलवान का गुरु हैं। तो इनके अखाड़े से निकल करके ढेर सारे शिष्यों का जो समूह है वो आसपास के गांव में फैल गया है, जो कि चोरी डकैती और व्यभिचार के काम में लगे हुए हैं। और अगर इनका कोई शिष्य चोरी डकैती व्यभिचार आदि के मामले में पकड़ा जाता है तो उसका बचाव कार्य भी बद्री पहलवान करते हैं। इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। अगला यानी कि 5वां पात्र है प्रिंसिपल।
जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है कि प्रिंसिपल मतलब है प्रधानाचार्य, ठीक है ना। कहाँ के ये छंगामल इंटर कॉलेज जिसके प्रबंधक जो हैं वैद्य जी हैं, तो उसी छंगामल इंटर कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं बहुत चालाक हैं, चाटुकार हैं और चापलूस व्यक्ति हैं। तो आपने देखा कि कह सकते हैं कि ट्रिपल चा, चा से चालाक, चा से चाटुकार और चा से चापलूस व्यक्ति है, ठीक है ना। और ये वैद्य जी की हमेशा चापलूसी करते रहते हैं। खन्ना तथा उसके गुट के जो मास्टरों की शिकायत भी करते हैं और एक बार 107 का मुकदमा डाल करके ढेर सारे अध्यापकों को चोर डाकुओं की कतार में खड़े कर देते हैं। तो इस प्रकार का जो चरित्र है आप प्रिंसिपल में देख पा रहे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ देखेंगे छठे पात्र के रूप में खन्ना साहब या खन्ना मास्टर आप देखने को मिलेंगे। ये उसी कॉलेज के यानी कि जिसके प्रबंधक वैद्य जी हैं, उस विद्यालय का नाम है छंगामल इंटर कॉलेज। वहाँ पर इतिहास विषय के प्रवक्ता हैं, एक ईमानदार अध्यापक हैं और शोषित हैं। अब खन्ना मास्टर की बात की जाए तो एक उत्तम अध्यापक समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे प्रिंसिपल की ज़्यादतियाँ स्वीकार नहीं होती हैं। यानी कि प्रिंसिपल जो है अगर किसी चीज़ की अति कर रहे हैं, अधिकता कर रहे हैं, तो उसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो सक्रिय विरोध के कारण विद्यार्थियों पर भी विशेष ध्यान नहीं दे पाते हैं। वैद्य जी के पुत्र तथा छात्र नेता जो जिसका नाम रुप्पन है तथा रंगनाथ की सहानुभूति भी इनके प्रति है। तो आप कह सकते हैं कि रुप्पन और रंगनाथ है ना जो है इनको लाइक करते हैं, इनको पसंद करते हैं, ठीक है। इसके बावजूद भी खन्ना, मालवीय तथा त्रिपाठी को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य किया जाता है और शिक्षा व्यवस्था से इनको बाहर कर दिया जाता है। इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। अगला और सातवां पात्र की बात करें तो छोटा पहलवान है, जो कि अगर बात हम लोग करें तो गांव की राजनीति का एक सक्रिय पार्टनर है। बद्री पहलवान के साथ राजनीति में सहभागिता करता है और वैद्य जी द्वारा बुलाई गई सभी बैठकों में ये सहभागिता करता रहता है। ऐसा चरित्र आपको छोटा पहलवान में देखने को मिलेगा। अगला पात्र जो कि आठवें पात्र के रूप में है शनिचर। शनिचर की बात करें तो इसका असली नाम मंगलदास है। देखिए, एक तो शनिचर दिन होता है, वैसे मंगल भी दिन होता है, तो इसका असली नाम है मंगल, ठीक है ना। अब मंगल की बात करें तो लोग उसको शनिचर कह के बुलाते हैं, जो कि वैद्य जी का नौकर है। एक दुबला पतला सा आदमी है जो गंदी बनियान और धारदार अंडरवियर पहने हमेशा बैठा रहता है। अब ये पृथ्वी पर एकमात्र वैद्य जी को आदि मानता है और स्वर्ग में हनुमान जी की तरह के देवता इनको मानता है, ठीक है ना। वैद्य जी का विचार है जिस प्रकार से रामधीन ने अपने भाई को प्रधान बनाया था, उसी तरह से शनिचर को ये प्रधान बनाने का जो वैद्य जी ने निश्चय किया है। इसे भी ध्यान में आप रख लीजिएगा, ठीक है। अगला और नौवें पात्र की बात करें तो नौवें पात्र के रूप में आपको लंगड़ मिलते हैं, जो कि अस्थायी आम आदमी का प्रतिनिधि है, जो भ्रष्ट व्यवस्था के सामने झुकता है। ये उपन्यास का ऐसा पात्र है जो समूचे पाठक वर्ग की सहानुभूति प्राप्त करता है। माथे पर कबीरपंथी तिलक लगाते हैं, गले में तुलसी की माला पहनते हैं और दुबला पतला आदमी है और एक पैर जो को घुटने तक कटा हुआ है। ऐसा पात्र आपको ये राग दरबारी उपन्यास में दिखाया गया है, ठीक है। 10वें पात्र के रूप में बात करें तो बेला, जो कि एकमात्र नारी पात्र है। अब बेला की बात की जाए तो बेला का अगर चरित्र देखा जाए तो बेला जो वैद्य जी के दोनों पुत्र रुप्पन एवं बद्री से इसका संपर्क होता है, लेकिन दोनों ही बाद में इसको छोड़ देते हैं। तो ऐसा चरित्र आपको बेला के माध्यम से देखने को मिलेगा। अगला यानी कि जो 11वां पात्र है वो है जोगनाथ। जोगनाथ की बात करें तो जोगनाथ का परिचय सर्वप्रथम एक शराब है ना, शराब में धुत शराबी के रूप में आपको मिलता है, जो कि जुआरी है, शराबी है और चोरी का काम करता है। तो जुआरी, शराबी और चोर है ना, ऐसा व्यक्तित्व जोग है ना। जोग ही ऐसा मिल गया कि जुआरी, शराबी और चोर तीनों एक जगह है,
ठीक है ना, जोगनाथ में, ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। अगला और ब्राह्मण पात्र की बात करें तो गयादीन है, जो कि एक बनिया जात का व्यक्ति है। सूद खेरी खोरी इसका मुख्य कार्य है, सूद पे पैसा देता होगा, ऐसा उपन्यास में आप देखेंगे, ठीक है ना। तो सूदखोरी इसका काम है गयादीन का। और क्या करता है कि उसकी दुकान पर जो है ऋण का लेन देन होता है, इसके साथ ही कपड़े की दुकान है तो कपड़े की भी बिक्री करता है, इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। आगे बात करें 13वां पात्र तो पंडित राधे लाल का है। अब पंडित राधे लाल की बात करें तो इनकी जो प्रसिद्धि है कभी उखड़ने वाले नहीं है ना। जिस प्रकार से वकील होते हैं कि किसी भी केस की पैरवी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसी प्रकार से पंडित राधे लाल भी हैं। किसी प्रकार का केस हो, किसी प्रकार का मुकदमा हो, उसकी गवाही देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो ऐसा व्यक्तित्व जो है पंडित राधे लाल का आपको इस उपन्यास के अंतर्गत मिलेगा, ठीक है। 14वें पात्र की बात करें तो कालिका प्रसाद नामक एक पात्र आपको देखने को मिलेगा, जो कि सरकारी पैसे का पूरा उपयोग सरकारी कार्य के लिए करने वाला है, सरकारी पैसे से जीने वाला व्यक्ति है। और इसकी ख्याति एक घूसखोर के रूप में आप कह सकते हैं की जाती है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। 15वें पात्र के रूप में आपको 3 पात्र दिखाई देंगे, शत्रुघ्न, रिपुदमन और उसका भाई सर्वदमन। तो शत्रुघ्न, रिपुदमन और उसका भाई जो सर्वदमन है, इन तीनों का उल्लेख है रामनगर चुनाव पद्धति के संबंध में किसी ग्राम पंचायत के चुनाव की विशेषता को लेकर दिखाया गया है, इसे आप देख सकते हैं। और 16वां जो पात्र है आप देख पा रहे हैं वो है डॉक्टर बलराम सिंह। अब डॉक्टर बलराम सिंह की बात करें तो इस उपन्यास में केवल एक बार जो कॉलेज है छंगामल इंटर कॉलेज में चेयरमैन के चुनाव पर उपस्थित होते हैं। तो इन सब बातों को आप दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि जो आपकी एनटीए नेट की परीक्षा होती है उसमें पात्रों को लेकर प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए इसका ध्यान रखिएगा और सभी पात्रों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अब आगे बात करें राग दरबारी उपन्यास, जो कि श्रीलाल शुक्ल जी द्वारा लिखा गया है, 1968 में लिखा गया है। इस उपन्यास का कथानक क्या है, ठीक है ना। कथानक की बात करें तो राग दरबारी उपन्यास की जो कथा का केंद्र है शिवपालगंज। कहानी का आरंभ रंगनाथ के शिवपालगंज आने से होता है, जो कि बैद्यनाथ जी का भांजा है। रंगनाथ 5 से 6 महीने के लिए शिवपालगंज में आता है। वह शिवपालगंज की राजनीति को देख करके त्रस्त हो जाता है। गांव की बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधारने की कोशिश भी करता है, किंतु असफल हो जाता है। रंगनाथ के मामा, जो कि छंगामल इंटर कॉलेज के प्रबंधक हैं और गांव की राजनीति के मास्टर माइंड हैं, जो सिर्फ सुधार का नारा लगाते हैं और असल में करते कुछ भी नहीं है। तो इसे भी उपन्यास में आप देखेंगे। वैद्य जी के 2 पुत्र, बड़ा पुत्र बद्री पहलवान एवं छोटा पुत्र जो है रुपन बाबू भी आपको इस उपन्यास में दिखाई देते हैं। दोनों वैद्य जी की सत्ता के उत्तराधिकारी हैं। रंगनाथ यहाँ की स्थिति देखकर भाग जाना चाहता है, किंतु किसी के कहने पर उसे एहसास होता है कि यह स्थिति तो सब जगह होगी, कहीं बड़ी होगी तो कहीं छोटे स्तर पर होगी, और यही यथार्थ है। इस प्रकार जो रंगनाथ का आदर्शवाद इस यथार्थवाद के सामने हार मान लेता है और वह यानी कि रंगनाथ गांव छोड़ करके वापस जाने का फैसला कर लेता है। तो ऐसा जो कथानक है आपको राग दरबारी उपन्यास का दिखाया गया है, ठीक है। उद्देश्य की बात करें यानी कि समीक्षा, तो समीक्षा में आप देख पा रहे हैं कि जो उपन्यासकार का उद्देश्य है वो स्वतंत्र भारत के प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार और विकृतियों को उभार कर दिखाना चाहता है ना। हर क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं आपको देखने को मिलती है, तो उसको उभारने का और दिखाने का काम जो है उपन्यासकार द्वारा किया गया है। वैद्य जी की बात करें तो वैद्य जी जैसे भ्रष्टाचारी एवं ढोंगी व्यक्ति हर युग में होते हैं। लेखक के शब्दों में बात की जाए तो वैद्य जी थे और रहेंगे, ऐसा कुछ कहा गया है। वैद्य जी थे और रहेंगे, मतलब इस टाइप के व्यक्ति हमेशा रहेंगे। उपन्यास को पढ़ने के बाद पता चलता है कि वैद्य जी में अगर देखा जाए तो दुर्वासा जैसा क्रोध था, ठीक है ना, हिटलर जैसी तानाशाही थी और नेहरू जैसी
झुंझलाहट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है ना, तो इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। अब इस उपन्यास में आदर्शवाद एवं यथार्थवाद में खींचातान दिखाया गया है और अंत में आदर्शवाद परास्त होता है और यथार्थवाद जो है जीत जाता है, विजय प्राप्त करता है। भाषा की बात करें तो राग दरबारी की जो भाषा है वो बिल्कुल मिथकीय भाषा है, शिल्प व देसी मुहावरों से गढ़ी गई है। समीक्षा में आप देखेंगे कि जो श्रीपत राय हैं, इनकी समीक्षा जो है कथा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, उसमें इन्होंने ऐलान किया था कि राग दरबारी बड़ी ऊब का महाग्रंथ है और अपठित रह जाना इसकी नियति है ना, बड़ी ऊब का, है ना, ऊब का महाग्रंथ है और अपठित रह जाना इसकी नियत है, मतलब इसको अपठित ही रहना पड़ेगा, पूरा नहीं कोई पढ़ सकता है, ऐसा कुछ श्रीपत जी ने लिखा है। ठीक है ना। 1975 में नित्यानंद तिवारी जी ने अपनी आलोचना में राग दरबारी के यथार्थ चित्रण की कथन भंगी, जिसे कह सकते हैं कि व्यंग्य लीला, है ना, की संज्ञा दी है। ठीक है ना, व्यंग्य लीला कहा, किसने कहा है? नित्यानंद तिवारी जी ने। ठीक है ना। आगे परमानंद श्रीवास्तव की समीक्षा है जो कि धर्मयुग की पत्रिका में प्रकाशित होती है। तो राग दरबारी द्वारा प्रस्तुत असलियत का जो सामना हमारा बुद्धिजीवी समाज नहीं कर पा रहा है, ऐसी कह करके इन्होंने इसकी समीक्षा की है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि राग दरबारी अंग्रेजी में अनुवाद रूपर्ट एस्नेले और पेंगुइन ने भी किया है। तो इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं को आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लें। जो चीज़ें आपको लगे कि नोट करने लायक हैं उसे नोट कर लें और 4-5 बार इसको देखें, निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा और परीक्षा में अगर आपका प्रश्न बना तो निश्चित रूप से आप इसको सही कर पाएंगे। इस प्रकार इन सभी ट्रिक की सहायता से आप इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आसानी से याद कर सकते हैं और वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी लाभ पहुंचा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ें। टीजीटी हिंदी, पीजीटी हिंदी और एनटीए नेट की तैयारी करें और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में फिर हम इसी तरह से किसी एक नए उपन्यास के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।